नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक कहावत है ना कि जब पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए। ये कहावत मैं उन पार्टियों के लिए कह रहा हूँ जो पार्टियाँ किसी भी लालच में या किसी भी दबाव में बीजेपी का साथ दे रही हैं। हर पार्टी के साथ एक ना एक दिन वो होगा जिसके लिए बीजेपी मशहूर है। यानी जो ये साथ देने वाली पार्टियां हैं ना, इन्हीं को एक दिन बीजेपी खा जाएगी। नहीं तो इनको इनके किए की सज़ा मिलेगी ज़रूर। सज़ा ये मिलेगी गलत सत्ता का साथ देने की। अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल और उससे निकली हुई दुष्यंत चौटाला की पार्टी, तीन पार्टियां सबसे बड़ा उदाहरण है कि बीजेपी का बुरे वक्त में साथ इन्होंने दिया। उसके बावजूद आज उन पार्टियों का अस्तित्व खतरे में है। उसके बावजूद कुछ पार्टियां डर या कुछ भी वजह से, जैसे मैंने पहले कहा, बीजेपी के साथ खड़ी हैं, आज भी खड़ी हैं। लेकिन अब वक्त ने इंसाफ करना शुरू कर दिया है। इन पार्टियों को सबक मिलना शुरू हो गया है और इनका साथ देने वालों, जिन नेताओं ने भी इनको साथ दिया, चाहे अपनी पार्टियों को छोड़कर गए, दल बदल बने, उनको भी सबक मिलने लग गया। आपको मैं 3 उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण, आपको वीडियो मैंने दिखाया था कि एक राजस्थान के सीनियर नेता मालवीय, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए। अब वो बीजेपी से कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। ठीक है, अभी वो कांग्रेस में आए भी नहीं, कदम भी नहीं रखा कि उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स और ईडी की रेड पड़ गई। जब वो बीजेपी में थे, कांग्रेस के नेताओं पर या विपक्ष के नेताओं पर इस तरह की रेड होती थी, जब विपक्ष इस पर सवाल उठाता था, तो यही मालवीय कहते थे कि इंसाफ अदालत करेगी। अगर सच है, अगर कुछ नहीं किया है तो डर किस बात का, ही कहते थे। आज खुद भुगत रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि किस गलत पार्टी का उन्होंने साथ दिया था। दूसरा, ये तस्वीरें देखिए। ये जो आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, ये कोई कांग्रेस बीजेपी के लोग नहीं हैं। ये हैं बीजेपी और शिंदे शिवसेना के लोग। बताइए, वो शिंदे जिन्होंने बीजेपी का साथ देने के लिए अपनी असली पार्टी तोड़ दी, ठाकरे परिवार को धोखा दे दिया ताकि बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन सके। दोबारा मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं, उप मुख्यमंत्री बना दिया डिमोट करके। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में उन्हीं की पार्टी के लोगों को बीजेपी के लोग कैसे पीट रहे हैं। अपना जो खुद का गड्ढा किया हुआ था, उसमें खुद शिंदे की पार्टी गिर रही है। तीसरा, अजित पवार रातों रात शपथ, फिर अपने चाचा शरद पवार को धोखा देके पार्टी तोड़ दी, उनसे पार्टी छीन ली और बीजेपी के साथ मिल गए। अब वो भी इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चाचा भतीजा मिल गए तो बीजेपी को आग लग गई। और आग ऐसी लगी कि जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो कंपनी सारा चुनाव प्रचार और सब कुछ देखती थी, आईपैक, जिस तरह से उस पर रेड की, उसी तरह से जो अजित पवार की कंपनी जो प्रचार देखती है, जो सब कुछ उसका मैनेज करती है, शायद क्या ड्रीम बैग ऐसे कुछ करके नाम है, मैं आपकी जगह बोल रहा हूँ मैं, तुरंत उसको भी लपेटे में ले लिया और रेड पड़ गई। क्यों? क्योंकि चाचा भतीजा कैसे मिल गए। हमारे डिज़ाइन बॉक्स के पुणे ब्रांच पर क्राइम ब्रांच से कुछ लोग आए थे। मैं ऑफिस पे नहीं था, हमारे सीनियर लोग भी ऑफिस पे नहीं थे। तो जो कर्मचारी ऑफिस में थे उनसे उन्होंने पूछा कि यहाँ पर क्या काम होता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या काम होता है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। हमारे कर्मचारियों ने के पास जिनकी जितनी जानकारी थी उन्होंने उतनी जानकारी उनको दी और उसके बाद उन्होंने कुछ दस्तावेज मांगे, कुछ दस्तावेज दिखाने की बात की, कुछ नंबर मांगने की बात की। तो हमारे कर्मचारी ने उनको बोला कि हमारे सीनियर्स नहीं हैं, हम आपको ये जानकारी ऐसे नहीं दे सकते। उसके बाद हमारे कर्मचारी संदीप
ने उनसे पूछने की कोशिश की कि आप कहाँ से हैं, आप अपना परिचय दीजिए। उस पे उन्होंने अपने आप को क्राइम ब्रांच से बताया, अपना नाम भी उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने हमारे सीईओ, हमारे सीनियर मैनेजर अमन सर का नंबर और नाम पूछा। जब हमारे कर्मचारी ने बोला कि हम आपकी बात करवाते हैं, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उसके बाद जब जानकारी हमें मिली, हम लोग उस टाइम पे एक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीत दादा की चल रही थी, हम लोग वहाँ व्यस्त थे। तो उसके बाद फिर हमने मालूमात करने की कोशिश की, तो मालूम पड़ा कि कोई कंप्लेंट ऐसा बताया जाता है कि उनके पास थी, जिसके आधार पे वो आए थे। उसके बाद वो जो नंबर देकर गए थे, उस नंबर पर हमने उसके बाद अभी तक बहुत बार कॉल किया, पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया है। पार्टी की तरफ से भी उच्च अधिकारियों से बात हुई है और उसमें अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। हमारी संस्था ने उनके साथ जो कोऑपरेशन की ज़रूरत थी, जो उन्होंने मांगी, हमने दी, और आगे भी अगर कोई ऐसी आवश्यकता रहेगी तो हम। अब बताइए, सिर्फ इसलिए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में दोनों चाचा भतीजा मिल गए, अजित पवार इससे ज़्यादा स्वाद क्या चखेंगे अपनी गद्दारी का? ये तो शुरुआत है अभी। अजित पवार को एक तरह से मुझे लगता है डराने की कोशिश की जा रही, क्योंकि अजित पवार पिछले 3-4 दिनों से, या आप हफ्ते से मान लीजिए, 1-2 हफ्तों से ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं या ऐसे बयान दे रहे हैं जो बीजेपी को अनकंफर्टेबल कर रही है। अब चाचा भतीजा मिल गए तो और ज़्यादा मुश्किल हो गई। एक तरफ शिंदे के लोगों को पीटा जा रहा है, दूसरी तरफ अजित पवार पर और उनकी जो पीआर देखने वाली कंपनी है उस पर रेड डाली जा रही है। तीसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ हो गए हैं। अब ठाकरे ब्रदर्स एक साथ होंगे तो आपको मालूम है, राज ठाकरे तो वही भाषा बोलते हैं जो बाला साहब ठाकरे बोला करते थे। अब जिस तरह से ये दोनों भाई हाल ही में जो रैली की और उसके बाद जो बयानबाजी उनकी तरफ से आई है, वो बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा करने वाली है। क्योंकि कुछ भी हो, जब ठाकरे ब्रदर्स एक साथ होते हैं तो वोट कंसोलिडेट उनका होता है। जो वोट बंटता था वो वोट एक साथ हो गया है। एक तरफ पवार इकट्ठे हो रहे हैं, महाराष्ट्र में तो बीजेपी बड़ी मुश्किल में फंस गई। तीसरा, कांग्रेस इंडिपेंडेंट हो गई है, वो इनके सहारे नहीं लड़ रही, वो अपने आप में चुनाव लड़ रही है। तो तितरफा इस वक्त कांग्रेस घिर गई है, बीजेपी घिर गई है। दिक्कत ये आ रही है कि सोचिए, कल को पवार परिवार मिल जाता है, ठाकरे परिवार मिल गया है, एक तरफ कांग्रेस है, तो बीजेपी के लिए तो मुश्किलात के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो फिर वही जब वो नारे लगते हैं ना कि जब ये सरकार डरती है तो ईडी आईटी को आगे करती है, वही महाराष्ट्र में हो रहा है, वही राजस्थान में हो रहा है, वही दूसरी जगहों पे हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी सी गलत फहमी में है। उससे अभी भी ऐसा लग रहा है कि 15-16 से लेके 22 तक, 23 तक जो माहौल था वही माहौल अभी चल रहा है। वो डराएंगे और लोग डर जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब चीज़ें बदल रही हैं, लोगों के दिलों से डर निकल रहा है, ये दिख रहा है। बयान आने लगे हैं, सहयोगियों के बयान ऐसे आने लगे हैं जो दिखा रहा है कि ये डर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो शायद इसलिए भी कि 240 पे अभी आप अटके हुए हैं, आप अपने दम पे कुछ नहीं कर रहे हैं, या इसलिए हो सकता है कि आगे अंधेरा दिख रहा है, आगे लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही। मनरेगा का जो बदलाव किया है उसको लेकर भी बहुत सी पार्टियां एनडीए में छटपटा रही है। बहुत सी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि इस सरकार ने ये बहुत गलत फैसला किया है और ये बैकफायर करेगा। और बात सही भी है। बीजेपी तो हमेशा से कोर वोट अगर जो रहा है वो बनिया पार्टी रही है, शहरी पार्टी रही है, बिजनेसमैन इसका वोट रहा है, उसको मनरेगा से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितनी ये एनडीए में सहयोगी पार्टियां हैं, इनका कोर वोट गांव में बसता है, इनका कोर वोट देहाती है, और वो देहात में मनरेगा एक बहुत बड़ा साधन था आय का। आपने उसको उससे छीन लिया है। जवाब किसको देना पड़ेगा? जवाब इन पार्टियों को देना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला के साथ क्या हुआ था? दुष्यंत चौटाला ने भी तो यही कि 4.5 साल तक सरकार के साथ रहे,
जब जवाब देने की बारी आई तो दुष्यंत चौटाला को निकाल बाहर कर दिया। फिर दुष्यंत चौटाला न घर के रहे न घाट के रहे। अकाली दल के साथ भी यही हुआ। अकाली दल बुरे से बुरे वक्त में साथ खड़ा रहा। पहली पार्टी थी इस देश की जो बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार थी, पहली रीजनल पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से। बिना पूछे 3 किसान बिल ले आए और अकाली दल हतप्रभ रह गया कि उनको पता भी नहीं है। और जानते थे, अकाली दल जानता है कि मेरा तो पूरा वोट की किसान है। जब तक अकाली दल बाहर निकलता, इस गठबंधन से अलग होता, तब तक लुटिया डूब चुकी थी। तब तक जो होना था हो गया। उसके बाद से अकाली दल कहाँ खड़ा है आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप सर्च मार लीजिए। ना विधायक बचे हैं ना सांसद बचे हैं। एक सांसद है, कुछ 2-4 विधायक बचे हैं बस। और किसी ज़माने में प्रकाश सिंह बादल सबसे बड़े स्टॉलवर्ड लीडर हुआ करते थे पंजाब की राजनीति में। अकाली दल सबसे बड़ी रीजनल पार्टी एक तरह से थी नॉर्थ इंडिया में, तो कम से कम जो 10-10 साल लगातार सत्ता में रही। आज वो कहाँ है? आज अकाली दल तीसरे नंबर पे भी नहीं है, चौथे नंबर की पार्टी हो गई है। अकाली दल का वोट खाकर ही बीजेपी तीसरे नंबर पर आ गई है पंजाब में। सोचिए, एक सिख स्टेट में बीजेपी जैसी कट्टर पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई है। अकाली दल जो सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स के बेस पर टिकी पार्टी है, वो आज अपना अस्तित्व तलाश रही है, अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो यही चीज़, चाहे वो शिंदे हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सबको भुगतना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। अल्टीमेटली होगा क्या? बीजेपी तो अपने आप को फाइनेंशियली भी इतना मजबूत कर चुकी है, संगठन भी मजबूत कर चुकी है, वो तो खड़ी रहेगी। लेकिन उसके किए का खामियाजा इन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा और ये पार्टियां अपना अस्तित्व खो जाएंगी। या तो ये बीजेपी में ही मिल जाएंगी या फिर दुष्यंत चौटाला की तरह फिर से ज़मीन तलाशती रह जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।